अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं किंसा बशीर और मैं हूं एहतशाम रहमान। हेडलाइंस आप जान चुके। खबरनामे का आगाज करते हैं ब्रेकिंग न्यूज से। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का सेनेट इंतखाबात में अदम शफाफियत पर स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को खत, पार्लिमानी कमेटी बनाने की दरख्वास्त। कहते हैं आइंदा आम इंतखाबात से कबल इंतखाबी इस्लाहात हो जाएं। शफाफियत को बरकरार रखने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म का कहना था कि हालिया सेनेट इंतखाबात में एक मरतबा फिर पैसा चला। हर सतह पर शफाफ इंतखाबात के लिए इंतखाबी इस्लाहात की बात की। सेनेट इंतखाबात में मेरी जमात ने ओपन बेल्टिंग का मुतालबा किया। इमरान खान ने मजीद कहा कि हम कौमी असम्बली में बिल लाने और सुप्रीम कोर्ट भी गए। सुप्रीम कोर्ट के इंतखाबात को शफाफ बनाने की हदायत की, लेकिन बदकिस्मती से इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहा। वोट की शफाफियत जमहूरियत के लिए जरूरी है। करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए इस्लाहात नागुज़ेर हैं। दो जाहिल जो आपस में खत लिख रहे हैं, इससे मसले मसाइल हल नहीं होंगे। शाहिद खाकान अब्बासी की वजीर आजम पर तनकीद। कहते हैं आज मुल्क में इलेक्शन चोरी करने का नया जरिया बनाने की कोशिश की जा रही है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि जो खुद मुतनाज़ा इलेक्शन के नतीजे में इख्तिदार में आए वो इंतखाबी इस्लाहात की बात कर रहे हैं। एहसन इकबाल और मरियम औरंगजेब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि इंतखाबी निज़ाम में शफाफियत लाई जानी चाहिए, तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर को उठाने वालों और कैमरे लगाने वालों को पकड़ा जाना भी जरूरी है। पीडीएम के हवाले से शाहिद खाकान अब्बासी ने बताया कि पीडीएम के कल के इजलास में इत्तफाक राय नहीं हो सका, लेकिन पीडीएम मुत्तहिद है, हमारा सफर जारी रहेगा। पीडीएम की कामयाबी ये है कि जो बातें बंद कमरों में होती थी वो आज अवाम के सामने हो रही हैं। इस निजाम को बदल के पाकिस्तान को एक बेहतर मुस्तकबिल देना चाहते हैं। आज एक वज़रा की फौज जो है वो कह रही है पीडीएम। मैं वज़रा से कहता हूं अपने काम की बात करें, इस तरह अवाम को बताएं कि आपने अपने महकमे के अंदर क्या काम किया है। पीडीएम ने हर फैसला वो इत्तफाक राय से किया है। कल इस बात पर कि लॉन्ग मार्च के बाद इस्तीफे दिए जाएं या ना दिए जाएं, पीपल्स पार्टी को मोहलत दी गई है कि अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से ये फैसला लें, इस बात की इजाज़त लें, उनके सामने ये रखें कि आज हम इस फरसूदा निज़ाम का हिस्सा नहीं बनना चाहते। हम ये समझते हैं कि आज मुल्क के लिए, अवाम के लिए ये बेहतर है कि अपोजिशन जो है इस निज़ाम से, जिसका कोई इदारा नहीं चल रहा, जहाँ पर पार्लिमान मफलूज है, जहाँ पर हुकूमत अदलिया पर हमला आवर है, जहाँ पर हुकूमत सहाफत पर, मीडिया पर हमला आवर है, जहाँ हुकूमत को महंगाई की परवाह नहीं, जिसका वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा तकरीरें कर चुका है, लेकिन एक दफ़ा भी महंगाई की बात नहीं कर सका, एक दफ़ा भी पाकिस्तान के अवाम की बात नहीं कर सका। पीडीएम की कामयाबी ये है कि वो बातें जो दबे अल्फाज में बंद कमरों में होती थी, आज पाकिस्तान के अवाम के सामने टेलीविजन पर होती हैं। जो मुकद्दस गाय पहले पंजाब में अदम एतमाद लाना चाहते हैं, फिर कौमी असम्बली में स्पीकर और वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद, उसके बाद अगर इस्तीफों की जरूरत पेश आए तो हम इस्तीफों के लिए तैयार हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ पीडीएम से इख्तलाफात की वजह बता दी गई। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राजा परवेज अशरफ का कहना था कि पीडीएम बनाने में सबसे ज्यादा किरदार बिलावल भुट्टो जरदारी का है। इस्तीफे पहली या दूसरी नहीं, आखिरी ऑप्शन है। हुकूमत का इलेक्शन कमीशन के साथ रवैया दुरुस्त नहीं, हुकूमत इलेक्शन कमीशन पर चढ़ाई कर रही है, इससे जमहूरियत की नफी हो रही है। वज़ीर आज़म अपने बयानात का जायजा लें। आज सारी ओपोजिशन जमातें इलेक्शन कमीशन के पीछे खड़ी हैं। इलेक्शन कमीशन पर इल्जामात हुकूमत की नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। रहनुमा पीपल्स पार्टी ने मजीद कहा कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर के अमल से हुकूमत बेनकाब हुई। हुकूमत अपने बारे में गलत प्रोपेगेंडा करती है। हम लॉन्ग मार्च के लिए तैयार थे, मगर फिर डिमांड की गई कि लॉन्ग मार्च के बाद इस्तीफे देने होंगे, जो हमारे लिए नई बात थी। इस वजह से हमने पीडीएम से वक्त मांगा।
PDM मुत्तहिद है, इख्तलाफ राय होता रहता है। मौलाना फजल रहमान की वजाहत ने कहा कि 10 में से 9 जमातों की राय इस्तीफों और लॉन्ग मार्च है। दूसरी जानिब मौलाना फजल रहमान ने नवाज शरीफ को फोन घुमा दिया। दोनों रहनुमा ने आसिफ अली जरदारी के बयान पर दुख का इजहार किया। जमहूरियत है ना, पीपल्स पार्टी तो सबसे ज्यादा जमहूरियत की बात करती है, तो PDM में 9 जमात एक तरफ है, तो आप अपनी CSE के सामने ये बात रखें और फिर आप हमें बताएं कि अब आपका मौक़िफ़ क्या है। तो 9 जमातों का मौक़िफ़ इस पर बिल्कुल वाज़ेह तौर पर सामने आ गया है और पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ का इंतज़ार है। खुदा करे कि उनको ये बात समझ में आ जाए और 9 जमातों की राय का एहतराम करें और वो PDM के रुकन रहें, उनके साथ रहें। हम उनको अपने साथ रखना चाहते हैं। ये मुख्तसर सा इस हवाले से कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बातें उसमें नहीं हैं। तो ये मेरे कुछ गुजारिशात थी, शायद आम जो हमारे यहाँ रोज़मर्रा के मामलात होते हैं ज़रा उससे हट कर मैंने बातें की हैं आपसे और कोशिश की है कि शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात और हम इसका आने वाले दिनों में फ़ायदा उठा सकें। आपकी इस फोरम को और मज़ीद वसअत मिलनी चाहिए और अपने अपने बारूमों में आप जमीयत उलमा के हवाले से बड़े ब्रॉड माइंड के साथ उनको दावत भी दे सकते हैं, उनको कन्विंस भी कर सकते हैं। अब आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान कहते हैं अपोजिशन को उनके हाल पर छोड़ दें, ज़ाती मफादात पर मबनी तहरीकें कामयाब नहीं हो सकती। पहले भी कहा था PDM का कोई मुस्तकबिल नहीं। एक इजलास के दौरान वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि महंगाई को कंट्रोल करना अव्वलीन तरजीह है। 2.5 साल गुजर गए, अब सबको पहले से ज्यादा मेहनत करना होगी। अहम खबर है जिससे आपको आगाह करें कि वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि अपोजिशन को उनके हाल पर छोड़ दें, ज़ाती मफादात पर मबनी तहरीकें कामयाब नहीं हो सकती। पहले भी कहा था कि PDM का कोई मुस्तकबिल नहीं। एक इजलास के दौरान वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि महंगाई को कंट्रोल करना अव्वलीन तरजीह है। 2.5 साल गुजर गए, अब सबको पहले से ज्यादा मेहनत करना होगी। नवाज शरीफ वतन वापस आना चाहें तो 24 घंटे में कागजात फराहम कर देंगे। शेख रशीद का ऐलान। बोले PDM ने लॉन्ग मार्च मुलतवी करके अच्छा फैसला किया। पहले ही कहा था मौलाना फजल रहमान के साथ हाथ होगा। वज़ीर दाखिला ने कहा कि कुवैत के वीज़े खुलने जा रहे हैं। 192 ममालिक में वीज़ा ऑनलाइन, पासपोर्ट की मियाद भी 10 साल कर दी है। यहाँ जो आपको इतना रश नजर आता था और करप्शन थी वीज़ों में, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो ख़त्म हुई है और पासपोर्ट को भी हमने 50% इंक्रीज के बाद 10 साल उसकी मुद्दत कर दी है, ताकि वो लोग जो बेचारे मजदूरी के लिए बाहर जाते थे और पासपोर्ट के लिए फिर वो धक्के खाते थे, तमाम मुल्कों में जो ऑफिसर्स ओवर स्टे नादरा के बैठे हुए हैं, पासपोर्ट के बैठे हुए हैं, तमाम को वापस बुला रहे हैं। वो 5-5, 6-6 साल से छौनी डाले बैठे हुए हैं, तमाम नए ऑफिसर्स भेज रहे हैं और उनको कारकर्दगी की बुनियाद पर मेरिट पे है। इनसे अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की मदद से नहीं गिरने जा रहा था। पहले दिन से लॉन्ग मार्च से कोई खतरा नहीं था। मुल्क की बेहतरी के लिए तमाम सियासतदानों को काम करना होगा। फवाद चौधरी ने कहा कि दुनिया में जदीद टेक्नोलॉजी के बायस मीडिया की रफ्तार बहुत तेज हो गई। 5G पर चीन और अमेरिका के दरमियान तनाज़ा चल रहा है। फवाद चौधरी के बयान के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं, जिनकी जानिब से ये कहा गया है कि पहले दिन से लॉन्ग मार्च से कोई खतरा नहीं था। मुल्क की बेहतरी के लिए तमाम सियासतदानों को काम करना होगा। उन्होंने कहा कि दुनिया में जदीद टेक्नोलॉजी के बायस मीडिया की रफ्तार बहुत तेज हो गई है। 5G पर चीन और अमेरिका के दरमियान तनाज़ा चल रहा है। है वो डिसरप्ट कर देगी हमारे एग्जिस्टिंग सिस्टम को और 5 साल के बाद शायद हमें फॉर्मल टीवी उस तरह का ना मिले। मैं 5 साल की बात कर रहा था, बट फ्रैंकली अब आप देख लीजिए कि YouTube चैनल्स जितने आए हैं, ये 2.5 साल में हम जो है वो कहां पे पहुंच गए हैं और आगे जाके हम मजीद इस डिसरप्शन की तरफ जाएंगे। सिर्फ ये जो 5G का तनाज़ा हुआ अमेरिका का और चीन का, जिसमें 5G लॉन्च नहीं कर सकी, जिसकी वजह से कुछ डिले हो गया, तो हमारी आप देखिए कि ये 5G डिसरप्शन है, ये उतनी ही बड़ी डिसरप्शन होगी जितना इंटरनेट इटसेल्फ है। और हमें अब सहाफियों को स्पेशली और जो लोग मीडिया के कारोबार से वाबस्ता हैं, उनको तैयार रहना चाहिए कि इस डिसरप्शन पे। अभी हम इश्तिहारों की बात कर रहे हैं। इस साल पहली बार जो गवर्नमेंट है वो अपनी डिजिटल पॉलिसी जो है वो लेके आ रही है।
सो एडवर्टाइजमेंट का एक बजट जो है वो डिजिटल की तरफ भी जाएगा। और पिछले अगले 5 सालों में रेस्ट एश्योर, हमें अच्छा लगे या बुरा लगे, फॉर्मल मीडिया से जो डिजिटल मीडिया की एडवर्टाइजिंग है वो बड़ी हो जाएगी। और आप और हमें इसके लिए तैयार रहना होगा, हमें देखना होगा कि हम आगे जाएंगे तो कैसे जाएंगे। बाकी ओवरऑल जो सिस्टम की बेहतरी के लिए जो बात है, ओवरऑल ये कि हम कैसे मुल्क को बेहतर कर सकते हैं, ये पॉलिटिशियंस की बुनियादी जिम्मेदारी है उसको सोचना। उसके लिए जो हमारी डिबेट सेंटर है वो सहाफ़ियों ने देना है, जिस तरह से मर्जी दें। थोड़ा सा सिर्फ मैं ये बात ज़रूर करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ भी हम भी अपनी सोच में और ये हमारा पॉलिटिशियंस का तो एक झगड़ा होता है ना, क्योंकि हमने एक दूसरे की जगह लेनी होती है तो उसके ऊपर रेस लगी होती है कि किसी न किसी तरीके से। लेकिन दूसरी तरफ हमें मैं ये भी थोड़ा सा सोसाइटी के अंदर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू को समझने के लिए उसको बर्दाश्त करना भी जरूरी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दौरा लाहौर, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से मुलाकात, सूबे के इंतजामी तरक्याती सियासी अमूर पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा कि पंजाब में कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन को तेज कर दिया है। कब्जा माफिया से वागुजार होने वाली जमीनें अवामी मुफाद में इस्तेमाल के लिए कमेटी भी बना दी गई है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने वज़ीर-ए-आज़म से कहा कि आपकी हिदायत के मुताबिक कब्जा माफिया के खिलाफ आखिरी हद तक जाएंगे। महंगाई पर काबू पाने के लिए तेजी से इक़दाम किए जा रहे हैं। पंजाब भर में सहूलत बाजार लगाने के लिए अथॉरिटी कायम कर दी है। सूबाई वज़रा को सूबे भर में अशिया खुरनोश की कीमतों पर चेक रखने के लिए ड्यूटीज लगा दी गई हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इजहार इत्मीनान करते हुए कहा कि कब्जा माफिया के खिलाफ हुकूमत पंजाब के इक़दाम काबिल तारीफ हैं। महंगाई के हवाले से सूबाई हुकूमतों को ठोस इक़दाम उठाना होंगे। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि आवाम को रिलीफ देने के लिए हुकूमती इक़दाम में मजीद तेजी लाई जाए। उधर चौधरी शुगर मिल्स केस में मरियम नवाज को दोबारा तलब कर लिया गया। नैब ने मरियम नवाज को 26 मार्च को पेश होने की हदायत कर दी। ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज केस में नैब लाहौर को नए शवाहिद मौसूल हुए हैं। नए शवाहिद की रोशनी में मरियम नवाज से तहकीकात करनी है। चौधरी शुगर मिल्स केस में मरियम नवाज पर अरबों रुपए मालियत की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है। दूसरी जानिब लाहौर हाईकोर्ट ने नैब की मरियम नवाज की जमानत मनसूखी के लिए दरखास्त पर नोटिस जारी करते हुए 7 अप्रैल तक जवाब तलब कर लिया। जाली राजकुमारी की सियासत जमी बोस, पीडीएम की घटिया सियासत का जनाजा उठ गया। मुआवने खुसूसी बराए इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान कहते हैं पीपल्स पार्टी ने सेनेट में अपने उम्मीदवार कामयाब कराए, सिंध में हुकूमत भी बचा ली। कौम को बरगलाना, इदारों को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेलना, माफियाज की सरपरस्ती करना अपोजिशन का वतीरा रहा है। एक बार फिर आपको खबर दे रहे हैं डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान के हवाले से, जिन्होंने अपोजिशन पर तनकीद के निश्तर चला दिए। उन्होंने कहा कि पीडीएम की घटिया सियासत का जनाजा उठ चुका है। मुशरे इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान कहती है कि पीपल्स पार्टी ने सेनेट में अपने उम्मीदवार कामयाब कराए। कल जिस रुसवाई से गुजरना पड़ा, जिस डटाई से वो एक दूसरे के कारनामे और स्याहकारियां बयान करते रहे, उससे एक चीज़ भी बड़ी उभर के अवाम के सामने आई और एक हकीकत फिर से खुल गई कि जो दवाई लेने गए थे और जो डॉक्टर को दिखाने गए थे, उनकी बेटी ने कल इतराफ़ जुर्म कर लिया कि वो उनकी जान को नैब से खतरा है। इसका मतलब है कि नैब तो ना किसी की जान ले सकता है और ना दे सकता है, ये इख्तियार तो अल्लाह के पास है। असल ख़तरा उनके अब्बू को जिस चीज़ से है वो माल जाने का ख़तरा है, असासे ज़ब्त होने का ख़तरा है और मनी ट्रेल देने का ख़तरा है। इस कौम के, इस मुल्क के अरबों डॉलर मनी लॉन्ड्रिंग्स के ज़रिए जो बाहर गए, उन हक़ाइक़ को वाज़िया करके इतराफ़ जुर्म का ख़तरा है। और फिर एक इंतहाई अहम कल इनके अंदर की जो कहानियाँ बाहर आई, तो इसहाक डार जो सेनेट के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को वोट डालने नहीं आया, उसकी वादा माफ गवाह बनने का खतरा है। क्योंकि जिस दिन इसहाक डार पाकिस्तान आएगा, सबसे पहले वो इतराफ़ जुर्म करेगा
اور وہ تمام حقائق جو اس سے پہلے وہ نیب کو ایفیڈیوٹ دے کے شریف خاندان کی کارستانیاں بتا چکا ہے. خبریں اور بھی ہیں ٹی وی ٹوڈے پر. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم نے نیشنل سیکیورٹی ڈویژن کے ایڈوائزری پورٹل کا افتتاح کر دیا. کہتے ہیں ملک میں نیشنل سیکیورٹی پر ڈبیٹ کی ضرورت ہے. قومی سلامتی کے اہداف بہت وسیع ہیں. سیکیورٹی فورسز نے قربانیاں دے کر ہمیں محفوظ بنایا. علاقائی کے امن کے بغیر اپنی جغرافیائی اہمیت کا فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا. علاقائی امن کا سب سے زیادہ فائدہ پاکستان کو ہوگا. ضرورت ہے ہمارے ملک میں اس ڈبیٹ کو کہ اصل میں نیشنل سیکیورٹی کیا ہے. ہم اب تک نیشنل سیکیورٹی کو صرف ایک پوائنٹ سے دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری سیکیورٹی فورسز کو جتنا ہم اسٹرینتھن کریں گے, فوج کو جتنا مضبوط کریں گے اتنا سیکیور ہوگا. لیکن ایکچولی نیشنل سیکیورٹی اب ہم ریئلائز کر رہے ہیں ایسی ایسی چیزیں ہیں جو پہلے کبھی کوئی سوچتا بھی نہیں تھا. مثلاً کلائمیٹ چینج, اس کی کوئی 5-6 سال پہلے تو پاکستان میں کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا کلائمیٹ چینج کی. لیکن جدھر آج پاکستان ہے ہمارے لیے تو ہماری آنے والی جنریشنز کے لیے کلائمیٹ چینج تو پرابلی ایک ایسی چیز ہے جو سب کو اوور شیڈو کر سکتا ہے. جو ہم نے انالیسس پڑھے ہوئے ہیں اب تک کہ پاکستان کی ولنریبلٹی کلائمیٹ چینج کو, تو یہ تو ہماری نسلوں کے لیے, ہماری جنریشنز کے لیے اتنی خوفناک چیز ہو رہی ہے جس کا اور مجھے بڑی فخر ہے کہ ہماری حکومت نے اس کے اوپر ایکشن لیا. لیکن یہ نیشنل سیکیورٹی کے پیراڈائم میں تو یہ آتا ہی نہیں تھا کبھی پہلے, تو یہ نئی چیز ہے. اور یہ اتنی زیادہ شاید ہماری جو سیکیورٹی فورسز اور ہماری جو فوج جو ہمیں سیکیورٹی ہم فیل کرتے ہیں اس فوج. ناظرین آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کہ وزیر اعظم عمران خان نے ظہیر احمد بابر کو ایئر چیف مارشل کے عہدے پر ترقی دینے کی منظوری دے دی ہے. پاک فضائیہ کا نیا سربراہ مقرر کر دیا گیا. ظہیر احمد بابر ڈپٹی چیف آف ایئر اسٹاف ایڈمن کے طور پر کام کر رہے تھے. انہوں نے سن 1986 میں پاک فضائیہ میں شمولیت اختیار کی تھی. ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر فائٹر اسکواڈرن, آپریشنل ایئر بیس اور ریجنل ایئر کی کمانڈ بھی کر چکے ہیں. اس کے علاوہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر اسسٹنٹ چیف آف ایئر اسٹاف آپریشن اور ریسرچ اور ترقی کے طور پر بھی خدمات سر انجام دے چکے ہیں. غریب طبقہ کو اپنے گھروں کی فراہمی کے وعدے کی تکمیل کا آغاز. اسلام آباد کے مزدوروں اور دہاڑی دار طبقے کو گھروں کی فراہمی کا منصوبہ مکمل ہو گیا. عمران خان کل مزدور طبقے میں رہائشی فلیٹس اور مکانات کی تقسیم کریں گے. نیا پاکستان ہاؤسنگ منصوبے کے تحت 1000 سے زائد فلیٹس اور 500 مکانات تیار کیے گئے ہیں. مزدور اور محنت کشوں کو پہلی بار کرائے کے گھر کی بجائے اپنی ذاتی چھت فراہم کی جائے گی. منصوبے کے تحت بیواؤں اور معذوروں سمیت محنت کشوں کو گھروں کی تقسیم کی جائے گی. 5 لاکھ روپے سے کم آمدنی والے افراد کو فلیٹس اور گھروں کے مالکانہ حقوق دیے جائیں گے. ورکرز کلاس کے لیے رقم کی ادائیگی کی معمولی قسط اور آسان شرائط کو بھی یقینی بنایا جائے گا. ادھر کراچی میں سرکاری اسکولز کے ہیڈ ماسٹرز کا احتجاج مستقل کرنے کا مطالبہ کیا گیا. سندھ اسمبلی کے سامنے پریس کانفرنس میں کہا کہ 90 روز سے زائد کانٹریکٹ والے مستقل تعیناتی کے اہل ہو جاتے ہیں, ہمیں بھی مستقل کیا جائے. گزشتہ کئی روز سے اپنے مطالبات کے حق میں احتجاج کرنے والے سرکاری اسکولز کے ہیڈ ماسٹرز سندھ اسمبلی کے باہر دھرنا دے کر بیٹھ گئے. مظاہرین کا کہنا تھا کہ ہمیں کانٹریکٹ پر بھرتی کیا گیا جو 89 روز کے لیے ہوتی ہے. 90 روز سے زائد کانٹریکٹ والے مستقل تعیناتی کے اہل ہو جاتے ہیں. ہمارے پاس حیدرآباد ہائی کورٹ کا فیصلہ موجود ہے, ہمیں نہیں نکالا جا سکتا. وزیر تعلیم نے کراچی بینچ کا جو فیصلہ ہمیں دکھایا اس کیس میں ہم فریق ہی نہیں ہیں. کراچی بینچ کے فیصلے کے تحت سندھ پبلک سروس کمیشن کے تحت امتحان لیا جا رہا ہے. کانٹریکٹ بھرتیوں کو سندھ پبلک سروس کمیشن بھیجنے کا رول موجود ہی نہیں ہے. ادھر سندھ کے وزیر تعلیم سعید غنی کہتے ہیں سندھ حکومت ہیڈ ماسٹرز کو نکالنا نہیں چاہتی, وہ پبلک سروس کمیشن کے ذریعے خود کو ریگولر کرا لیں. ہیڈ ماسٹرز کو سمجھنا چاہیے کہ صوبائی حکومت عدالتی حکم پر عمل درآمد کی پابند ہے.
हैदराबाद बेंच दूसरा हुक्म जारी कर रहा है कि जी इनको निकाला भी ना जाए, इनके खिलाफ कार्रवाई भी ना की जाए और उनकी तनख्वाह भी जारी रखी जाए। ये सूरत हाल जब पैदा हुई, अभी जो आखिरी पेशी हुई कराची बेंच के सामने, उसमें सिंध हुकूमत ने यही अर्ज रखी कि जी हमारे सामने कराची बेंच भी मौजूद है, हम उसके हुक्म पर अमल करने के भी पाबंद हैं और हमारे लिए सिंध हाई कोर्ट हैदराबाद बेंच भी मौजूद है, हम उसके हुक्म पर भी अमल दरामद करने के पाबंद हैं। लेकिन चूंकि दोनों मौजूद बेंचेस की जो हुक्मनामे हैं सिंध हुकूमत के लिए वो बहुत मुख्तलिफ हैं और ये हमारे लिए मुमकिन नहीं है कि हम बैक वक्त दोनों जो ऑर्डर्स हैं उस पर अमल दरामद कर सकें। जो मुमकिन था वो हमने किया कि कमीशन को लिखा कि 2 महीने में भर्ती कर लें, लेकिन बराए मेहरबानी सिंध हाई कोर्ट हमें ये गाइड करे, हमें ये बताए कि हम इनमें से किस बेंच के फैसले पर अमल करें। कल ये मुमकिन है कि हैदराबाद बेंच कोई और हुक्म जारी कर दे, आखिरी फाइनल ऑर्डर, और फिर ये मुमकिन है कि सिंध हाई कोर्ट कराची बेंच कोई और ऑर्डर जारी कर दे और हमारे लिए मुश्किल सूरत हाल पैदा हो जाए। लिहाजा सिंध हाई कोर्ट हमें गाइड करे। कराची बेंच ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को ये केस रेफर कर दिए, दोनों हैदराबाद बेंच का ऑर्डर भी और कराची बेंच का। आमदन से जायद असासों का केस, सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी को जमानत देने का सिंध हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। मुकदमा वापस हाई कोर्ट भिजवा दिया। रिवाक्स दिए कि तमाम मुल्जिमान की जमानत बरकरार रहेगी। हाई कोर्ट हकायक का दोबारा जायजा लेकर 2 माह में फैसला करे। जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। दुरानी समाअत नैब की स्पेशल प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा कि सिंध हाई कोर्ट ने हकायक का जायजा नहीं लिया। नैब ने आगा सिराज दुरानी की आमदन से जायद असासाजात के तमाम सबूत पेश किए। आगा सिराज दुरानी के वकील का कहना था कि नैब के किसी बंदे ने मौके पर जाकर जायदादों का जायजा नहीं लिया। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि सिंध हाई कोर्ट ने जमानत के फैसले में कोई वजह बयान नहीं की, बगैर वजूहात के कैसे जमानत दे दी गई। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि केस दोबारा हाई कोर्ट को वापस भिजवा देते हैं। सिंध हाई कोर्ट के सीनियर डिवीजन बेंचेस नैब मुकदमात की समाअत करें। अदालत ने शरीक मुल्जिमान के वकील को हाई कोर्ट में दलाइल देने की हिदायत करते हुए करार दिया कि फैसले की तफसीली वजूहात बाद में जारी की जाएंगी। यहां पर आपको ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करें कि कौमी एयरलाइन की परवाज PK368 के दाएं इंजन से परिंदा टकरा गया। पायलट ने महारत का मुजाहरा करते हुए जहाज बाहिफाजत कराची एयरपोर्ट पर वापस उतार लिया। तर्जुमान PIA के मुताबिक परिंदा जहाज के टेक ऑफ के बाद बुलंद होते हुए टकराया। परवाज में 172 मुसाफिर सवार थे। मुसाफिरों को लाउंज में मुंतकिल कर दिया गया। मुसाफिरों को मुतबादिल जहाज या परवाज के जरिए इस्लामाबाद ले जाया जाएगा। एयरपोर्ट के इतराफ आबादी, आलूदगी और परिंदों की रोकथाम का मौसर निजाम न होना ऐसे वाकयात का सबब बनते हैं। फिजाई हिफाजत इदारों और मुआशरे दोनों की जिम्मेदारी है और हम सबको अपना किरदार अदा करना होगा। उधर लाहौर में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम। CTD ने लारी अड्डा से दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। ताल्लुक अफगानिस्तान से है। जी हां, लाहौर के लारी अड्डा से CTD ने कार्रवाई के दौरान 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया है। कलअदम तंजीम से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्द अफगान बाशिंदे हैं। दहशतगर्दों की शनाख्त विलायत खान और अब्दुल मलिक उर्फ इज्जतुल्लाह के नामों से हुई है। कब्जे से असलहा, धमाका खीज मवाद, मोबाइल फोन्स, वीडियोज और अकलियती रहनुमाओं की लिस्ट बरामद हुई है। और बात हो जाए कोरोना वैक्सीन की। चीन की जानिब से अतिया की गई 5 लाख कोरोना वैक्सीन की डोज पाकिस्तान पहुंचा दी गई। मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने नूर खान एयरबेस पर साइनोफार्म वैक्सीन की 5 लाख खुराकें वसूल की हैं। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया है। चीन की हुकूमत का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करते हैं। वजारत कौमी सेहत के हुकाम का कहना है कि वैक्सीन शहजाद इस्लामाबाद के वेयर हाउस में रखी जाएगी, फिर सूबों को पहले से तयशुदा तरीकाकार के मुताबिक दी जाएगी। चीन अब तक पाकिस्तान को साइनोफार्म वैक्सीन की 15 लाख डोजेज सबूत तहफ़्फ़ुज़ दे चुका है। इसमें 5 लाख डोजेज पाक आर्मी के लिए थी। ताहम अस्करी क़यादत ने इस वैक्सीन को भी आम शहरियों के लिए वक्फ कर दिया है। अब आपको बताएं कि कोरोना हुआ बेकाबू। तमाम SOPs और पाबंदियों पर आवाम की लापरवाही से बेअसर हो गए। 24 घंटों में मजीद 61 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अम्बात 13,656 हो गई। मजीद 2,351 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। 6,12,315 अफराद कोरोना में मुब्तला हो चुके हैं। जी हाँ, 5,76,000 सेहतयाब भी हुए हैं, जबकि 22,792 मरीज जेर इलाज हैं।
کورونا سے پاکستان بھر میں مزید 61 افراد انتقال کر گئے ہیں۔ پنجاب میں 5853، سندھ میں 4468، خیبر پختونخوا میں 2179، بلوچستان میں 202، گلگت بلتستان میں 103، آزاد کشمیر میں 322، اسلام آباد میں 529 اموات ہو چکی۔ 24 گھنٹوں میں 2351 افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ پنجاب میں 1,89,362، سندھ میں 2,61,823، خیبر پختونخوا میں 76,819، بلوچستان میں 19,247، گلگت بلتستان میں 4,965، آزاد کشمیر میں 11,161 اور اسلام آباد میں 48,938 افراد کورونا کا شکار ہوئے۔ دنیا بھر میں کورونا سے ہلاکتوں کی تعداد 26,83,000 ہو گئی ہے۔ مریضوں کی تعداد 12,13,00,000 تک جا پہنچی۔ 9,78,00,000 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ مزید کرونا وائرس کے وار جاری۔ امریکہ میں 5,50,000، برازیل میں 2,82,400، بھارت میں 1,26,000، میکسیکو میں 1,95,000، روس میں 93,000، فرانس میں 91,170، برطانیہ میں 1,25,700 اور سعودی عرب میں 6,568 اموات ہو چکی ہیں۔ چینی سفارت خانوں نے چینی ویکسین لگوانے والے افراد کو خصوصی رعایت دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ جی ہاں، چینی سفارت خانوں کی جانب سے کہا گیا ہے کہ چینی ویکسین لگوانے والے غیر ملکیوں کو سہولت دی جائے گی اور چینی ویکسین لگوانے والے افراد جلد چین کا ویزا حاصل کر پائیں گے۔ چین کے سفارت خانوں کے مطابق چینی کورونا ویکسین کا سرٹیفکیٹ رکھنے والے افراد کی ویزا درخواستوں میں آسانیاں پیدا کی جائیں گی۔ اب آپ کو بتائیں کہ صدر مملکت عارف الوی کہتے ہیں تعلیم اور صحت کے شعبے میں توجہ دینے سے معاشرے مضبوط ہوتے ہیں۔ یکساں نصاب وزارت تعلیم کی اہم کاوش ہے۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ HSSC 2020 میں پوزیشن لینے والے طلبہ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ تجرباتی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا بھی ضروری ہے۔ جسمانی صحت کے ساتھ ذہنی صحت بھی ضروری ہے۔ طلبہ معاشرے کی مثبت سوچ کو پروان چڑھانے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ صدر مملکت عارف الوی نے مزید کہا کہ کرپشن دیمک کی طرح اداروں کو اور ملک کو کھاتا ہے۔ ٹیکنالوجی کے استعمال سے ہی ملک تیزی سے ترقی کر سکتے ہیں۔ تعلیم اور صحت کے شعبے میں توجہ دینے سے معاشرے مضبوط ہوتے ہیں۔ ادھر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کہتے ہیں کہ حکومت ملی تو بہت سے چیلنجز کا سامنا تھا۔ BRT منصوبے کی تکمیل حکومت کی کامیابی ہے۔ صوبے بھر میں صحت کارڈ کی سہولت فراہم کر دی گئی ہے۔ ہوتا تو کہتے جی BRT کب بن رہی ہے، آپ سے تو ایک BRT نہیں بن سکتی۔ الحمدللہ وہ اتنا ڈیفرنٹ، اتنا مشکل پروجیکٹ جو اللہ نے میری مدد کی اور ریاض نے بالکل کہا، بالکل صحیح کہا، میں اللہ والا بندہ ہوں، اللہ میری مدد کرتا ہے اور یہ آپ سب کے سامنے ہے۔ تو BRT کو میں نے کمپلیٹ کیا، بس کو چڑھا دیا، اب الحمدللہ سارے لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں، سارے لوگ خوش ہیں۔ جتنی گالیاں ہم 4 سال میں کہے تھے وہ الحمدللہ وہ چیلنج کو ہم نے اپورچونٹی میں تبدیل کر دیا۔ اب لوگ خوش ہیں جی، آپ سارے اس میں سفر کریں، کبھی کسی دوست کا پکچر آ جاتا ہے، کبھی کسی دوست کا پکچر آ جاتا ہے۔ اس کے بعد جی پھر رشکے اکنامک زون، پچھلے گورنمنٹ میں صرف ایک ہی پروجیکٹ تھا اکنامک زون کے حوالے سے اور وہ رشکے کا تھا۔ یہ اللہ نے فضل کیا کہ فیڈرل گورنمنٹ ہماری آئی اور میں پرائم منسٹر صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اس میں ہماری مدد کی اور رشکے کا پروجیکٹ ہم نے اپروو کروایا۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے پرائم منسٹر صاحب آئیں گے اس کی گراؤنڈ بریکنگ۔ اب آپ کو بتائیں کہ پنجاب میں ماڈل بازار مینجمنٹ کمپنی ختم کر کے سہولت بازار اتھارٹی کے قیام کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ بزدار نے منظوری دے دی ہے۔ کہتے ہیں سہولت بازاروں میں کسان پلیٹ فارم بھی لگائے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے پنجاب سہولت بازار اتھارٹی کے قیام کی منظوری دیتے ہوئے بتایا یہ بازار سال بھر فنکشنل رہیں گے۔ سہولت بازاروں میں کسان پلیٹ فارم بھی لگائے جائیں گے۔ کسان پلیٹ فارم کے ذریعے کاشتکار اپنی اشیاء براہ راست فروخت کر سکیں گے۔ سہولت بازار اتھارٹی صوبہ بھر میں سہولت بازاروں کے قیام کو یقینی بنائے گی۔ سہولت بازاروں کا دائرہ کار ہر ضلع اور ہر تحصیل تک بڑھایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کہا عوام کو ریلیف دینے اور پرائس کنٹرول کے لیے آخری حد تک جائیں گے۔ پنجاب حکومت عوام کو ریلیف دینے کے لیے جو کچھ ممکن ہوا وہ کرتی رہے گی۔ عوام کے حقوق کا ہر قیمت پر تحفظ یقینی بنائیں گے۔
امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق کہتے ہیں کہ ملک کا پورا نظام جھوٹ اور فراڈ سے چل رہا ہے. سینیٹ الیکشن میں جو ہوا وہ پوری قوم کے سامنے ہے. امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ سیاست اور جمہوریت سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کے گھر کی لانڈی بن گئی ہے. ملک کو ایسی تبدیلی چاہیے جس میں چوکیدار اور صدر پاکستان کا بیٹا ایک ہی سسٹم کے تحت تعلیم حاصل کریں. بلوچستان میں کبھی قوم پرستی اور کبھی تبدیلی کے نام پر عوام کو دھوکہ دیا گیا. سراج الحق نے کہا کہ صوبے میں قدرتی وسائل کی بہتات کے باوجود 70 سے 80% عوام کو بنیادی سہولیات دستیاب نہیں. جماعت اسلامی ملک کے عدالتی، تعلیمی، طبی اور بنیادی سہولیات دستیاب نہیں. جماعت اسلامی ملک کے عدالتی، تعلیمی، طبی اور سیاسی نظام میں حقیقی تبدیلی لانا چاہتی ہے. اور اب ٹوڈیز انٹرنیشنل.